हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मंजू कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं क्लास 10th का इतिहास। इसमें चैप्टर फर्स्ट में है यूरोप में राष्ट्रवाद। आज हम देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का अति लघुत्तरीय प्रश्न। जो अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे उसको आज देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल एनेक्सा क्लासेस पर नए हैं तो मेरा एनेक्सा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। ठीक है, चलिए आज देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद क्या है इसके बारे में समझिए कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी राष्ट्र के प्रति वफादारी, समर्पण या निष्ठा पर जोर देती है। राष्ट्रवाद के बारे में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रवाद लोगों के बीच एकता का वाहक बनती है। यानी कि राष्ट्रवाद लोगों में एकता का वाहक बनती है, यानी लोगों को एकजुट करने का एक मेथड है, एक तरीका है। राष्ट्रवाद के तहत हम लोग एकजुट होते हैं और राष्ट्रवाद ही देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी राष्ट्र के निर्माण में भी राष्ट्रवाद की भूमिका बहुत बड़ी होती है। यही आपका राष्ट्रवाद की परिभाषा रहा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि मेजनी कौन था। मेजनी कौन था इसके बारे में समझिए कि मेजनी एक साहित्यकार, इटली का साहित्यकार था। वह राजनीतिज्ञ भी था, योग्य सेनापति भी था। इटली का यह साहित्यकार भी था, राजनीतिज्ञ भी था, योग्य सेनापति भी था। इसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसने इटली के एकीकरण में यानी इटली के लोगों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके बारे में और समझिए कि मेजनी ने 1831 में यंग इटली, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की थी। अगला है कि 1834 ईस्वी में यंग यूरोप का नामक संस्था की स्थापना की थी। मेजनी ने दो संस्था का स्थापना किया। एक पहला नाम आता है यंग इटली का, जो 1831 में बनाया। 1831 में यंग इटली नाम है, और दूसरा है 1834 में है। देखिए 1834 में है, जिसका नाम है यंग यूरोप नामक संस्था बनाई, यानी स्थापना किया। मेजनी जो था वह एक गुप्त संगठन जिसका नाम था कार्बोनरी से जुड़ा था। मेजनी का यह कहना था कि मेजनी कलम के साथ साथ वह तलवार में भी विश्वास करता था। यानी कि एजुकेशन के साथ साथ वह क्रांति में भी विश्वास करता था। इनका अर्थ यही है कि आप पढ़े लिखे हो, ये बढ़िया बात है, कलम होनी चाहिए, लेकिन एक मानसिकता क्रांति की भी होनी चाहिए। अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए क्रांतिकारी भी होना एक बहुत बड़ी ज़रूरत पड़ जाता है। ठीक है ना। और क्रांति के बल पर ही इन्होंने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए इन्होंने कहा कि कलम के साथ साथ तलवार की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जर्मनी की एकीकरण की क्या बाधाएं थी। तो जर्मनी की एकीकरण की कई बाधाएं थी। सबसे पहला देखते हैं हम लोग कि जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा था। पहला ये कारण था कि वह छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, और सभी छोटे छोटे राज्यों के अपने अपने राजा हुआ करते थे, और वही राजा अपने अनुसार वह अपने राज्य को चलाते थे। अपने देश के बारे में उनका कोई सोच नहीं था। अगला सेकंड नंबर देखिए, बाधाएं क्या थी, क्या वो दिक्कत हो रही थी। ठीक है ना, एकजुटता में क्या दिक्कत हो रही थी। देखिए दूसरा नंबर है ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। एक ऑस्ट्रिया देश है जिसकी राजधानी वियना है, वह लगातार जर्मनी पर क्या कर रहा था, हस्तक्षेप कर रहा था, उसको रोक रहा था, उसको तंग कर रहा था। तीसरा नंबर क्या है, सैन्य शक्ति कमजोर। जर्मनी राष्ट्र का सैन्य शक्ति यानी इसकी सेना कमजोर थी, जिसके कारण वह एकीकृत नहीं हो पा रहा था। अगला है कि जनता में जागरूकता की कमी। जनता वहाँ के जो थी ना, वह किसी भी प्रकार के एक दूसरे की मदद करने को तैयार नहीं था, ना वो धार्मिक दृष्टिकोण से, ना वो जातिगत दृष्टिकोण से, और राष्ट्रीयता तो था ही नहीं, जिसके कारण जर्मनी के एकीकरण में बहुत बड़ी बाधाएं ये सब नज़र आ रही थी। तो अगला एंड लास्ट देखिए कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी
चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से इसमें मतभेद था, आपस में ही लड़ाई था। धर्म के नाम पर, आर्थिक इकोनॉमिकल फाइनेंशियल के नाम पर ये आपस में ही लड़ते रहते थे, जिसके कारण जर्मनी के लोग एकजुट होकर देश के प्रति कभी काम नहीं किया। आगे देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है कि मेटरनिख युग क्या है। सबसे पहले आप जानिए कि मेटरनिख युग की शुरुआत होती है वियना सम्मेलन के बाद से, यानी 1815 से वियना सम्मेलन हुआ, उसके बाद से ही मेटरनिख युग का शुरुआत हुआ। और 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद मेटरनिख युग का क्या हुआ, अंत हुआ, यानी पतन हुआ। यानी कि मेटरनिख युग हम कह सकते हैं कि 1815 से लेकर 1848 तक चला मेटरनिख युग। इसके बारे में देखिए, अब मेटरनिख युग पुरातन व्यवस्था का समर्थक है, यानी कि पहले के जो राजशाही ज़िंदगी जीने की आदत पड़ गई थी लोगों को, उसी में मेटरनिख, इसी को हम क्या कहते हैं, मेटरनिख युग कहते हैं। यानी पुरानी धारणा को बदलने का नहीं, उसी पर हम आगे बढ़ने की सोच रखता था, इसी को हम कहते हैं मेटरनिख युग। इटली पर प्रभाव जमाने के लिए इसे कई राज्यों में विभाजित कहते हैं। वहाँ के जो राजा थे उसे इटली पर अपना राज्य शासन जमाने के लिए उसे कई छोटे बड़े राज्यों में उसको तोड़ रखा था, जिससे उसको आसानी से शासन करने में मदद मिले। मेटरनिख राजतंत्र में विश्वास करता था। वह क्या मेरा विश्वास करता था, राजतंत्र में। वहाँ के राजा की विचार चलता था, राजा के जो कहता था वही बात होती थी। और ये क्रांति के विरोधी थे। जो भी लोग ये क्रांति के क्या थे, विरोधी थे। इस युग को ही मेटरनिख युग कहा जाता है। यानी कि वहाँ के लोग जब जो क्रांति करता था ना, तो ये मेटरनिख युग के लोग, यानी मेटरनिख राजतंत्र के लोग, राजशाही लोग इसको क्या करते थे, इसका विरोध करते थे। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 मेटरनिख युग। ये सभी प्रश्न आपके इतिहास की दुनिया किताब से फर्स्ट चैप्टर यूरोपीय राष्ट्रवाद से संबंधित है। ये चारों अति लघुतरीय प्रश्न हैं। अब आते हैं हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर कि इस चैप्टर से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या क्या निकल के आता है। तो अब हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर देखेंगे। यह 20 क्वेश्चन है। इस 20वें महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम समझेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वियना सम्मेलन की। देखिए, वियना सम्मेलन 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य था यूरोप में शांति व्यवस्था को बहाल करना। वह शांति व्यवस्था जो शांति व्यवस्था नेपोलियन ने युद्धों में समाप्त कर दिया था। यानी कि जब ये पुरातन व्यवस्था जो नेपोलियन आकर उसका समाप्त किया था, ठीक है ना, उस पुरातन व्यवस्था को नेपोलियन ने युद्ध में समाप्त किया था। उसी व्यवस्था को यूरोप में फिर से बनाए रखने के लिए, उस शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर उसको फिर से स्थापित करने का निर्णय लिया वियना सम्मेलन 1815 में। ठीक है, अगला मुख्य बातें देखिए। फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के बाद पूर्व वंश के स्थान पर, यानी कि पहले 1830 के पहले फ्रांस पर किसका वंशज काम कर रहा था, किसका शासक काम करता था, बुर्बो वंश का 1830 से पहले। और उसके बाद बुर्बो वंश के स्थान पर अर्लायंस वंश के शासक लुई फिलिप अब शासक बन गया। या लुई फिलिप क्या बन गया, शासक बन गया। यह लुई फिलिप जो था आर्लेयंस वंश के शासक था, जो कि अब नया आपका 1830 के बाद फ्रांस का शासक बना था। ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रांस में नेपोलियन का पतन कब हुआ था। 1814 में नेपोलियन का पतन हुआ था। और नेपोलियन के पतन के बाद 1815 में क्या हुआ था, वियना सम्मेलन। ठीक है ना। अगला नंबर देखिएगा, इटली के गैरिबाल्डी मेजनी काबूल से प्रभावित था। इटली के जो गैरिबाल्डी था वह किससे प्रभावित था, मेजनी से प्रभावित था, काबूल से प्रभावित है। यानी उनके विचारधारा से प्रभावित था कौन, इटली के गैरिबाल्डी। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लाला लाजपत राय यह भारतीय समाज सेवक हैं।
यह भारतीय समाज सुधारक है जिनका नाम था लाला लाजपत राय ने गैरीबाल्डी से प्रभावित होकर उनकी जीवनी को लिख डाली थी। ठीक है ना, तो ये भारतीय थे। लाला लाजपत राय कहाँ के थे? ये भारतीय थे, समाज में क्रांति फैलाने वाले समाज सुधारक थे। ठीक है ना, जिसने गैरीबाल्डी के योगदानों को उनके जीवनी को लिखने का प्रयास किया और लिखा भी। ठीक है ना, आगे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है ना, कि राजा राम मोहन राय भारत के समाज सुधारक थे। कहाँ के समाज सुधारक थे? भारत के। राजा राम मोहन राय 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति की विफलता, देखिए ये इतने बड़े समाज सुधारक थे कि भारत के साथ साथ पूरे विश्व पर इनकी नज़र होती थी राजा राम मोहन राय की। तभी तो देखिए राजा राम मोहन राय 1821 में, देखिए राजा राम मोहन राय 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति की विफलता पर उन्होंने क्या जताया था? वो नेपल्स की क्रांति क्या हुई थी? हार गई थी। तो नेपल्स की क्रांति की विफलता पर उन्होंने क्या जताया था? दुख प्रकट किया था, यानी दुख जताया था कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि राजा राम मोहन राय 1832 है। देखिए राजा राम मोहन राय 1823 ईस्वी में स्पेनिश स्वतंत्रता, देखिए स्पेन की स्वतंत्रता की सफलता पर उत्सव भोज का आयोजन किया था। यानी कि यह स्पेनिश में जो स्वतंत्रता मिली उससे वह बहुत प्रभावित हुए, खुश हुए, और यह खुश होकर उन्होंने क्या उत्सव भोज का आयोजन किया था। ठीक है ना, इससे साफ पता चलता है कि राजा राम मोहन राय देश की नहीं पूरी विश्व की उन पर विश्व की सभी विचारधारा पर उनका नज़र हुआ करता था। ठीक है ना, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हंगरी पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव 31 मार्च 1848 को समाप्त हुआ। यानी कि हंगरी पर किसका शासन था? ऑस्ट्रिया का। तो 31 मार्च 1848 ईस्वी को यह अधिकार समाप्त हो गया। कोसुत फ्रांसिस डिक हंगरियन राष्ट्रवादी नेता थे। यानी कि कोसुत कौन थे? हंगरियन राष्ट्रवादी नेता। फ्रांसिस डिक कौन थे? हंगरियन राष्ट्रवादी नेता। इसका राइट आंसर ये हुआ। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से इटली, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, देखिए यहाँ पर है हॉलैंड, डेनमार्क, स्पेन, आयरलैंड, इंग्लैंड, ये सब जो कंट्री है उसके साथ साथ ये सब कंट्री इस युद्ध से 1848 की फ्रांसीसी क्रांति से ये सब प्रभावित थे। कौन कौन प्रभावित थे? इटली प्रभावित था, जर्मनी प्रभावित था, पोलैंड प्रभावित था, ऑस्ट्रेलिया प्रभावित था, हॉलैंड प्रभावित था, डेनमार्क प्रभावित था, स्पेन प्रभावित था, आयरलैंड प्रभावित था और इंग्लैंड प्रभावित था। और क्या प्रभावित था? इंग्लैंड प्रभावित है। ये सब यह 1848 की फ्रांसीसी क्रांति से ये प्रभावित देश है और अपने अपने देश में इन्होंने फ्रांसीसी क्रांति से ही सबक लेकर एकजुट होकर और एकीकरण करने का प्रयास किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 ने पुरातन व्यवस्था और राजशाही व्यवस्था का अंत कर दिया। क्या किया था? फ्रांसीसी क्रांति 1789 की ही देन है कि पुरातन व्यवस्था का अंत हुआ और राजशाही व्यवस्था का भी अंत हुआ। इन सभी व्यवस्थाओं का अंत हुआ कब? फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। अगला नंबर देखते हैं कि 14 जुलाई 1789 फ्रांसीसी क्रांति के समय बस्तिल के जेल का फाटक तोड़कर उसमें बंद कैदियों को क्या किया गया था? कैदी को छुड़वाया गया था। यानी कि किस जेल में बंद था? बस्तिल की जेल में बंद हुआ था। उस फाटक को तोड़कर बंद कैदियों का किया गया था, छुड़वाया गया था। कब छुड़वाया गया था? 14 जुलाई 1789 फ्रांसीसी क्रांति के समय। अब देखिए 14 जुलाई 1789 के समय जब यह कांड हुआ उसके बाद से देखिए इसी दिन को, किस दिन को? 14 जुलाई को प्रत्येक वर्ष फ्रांसीसी दिवस मनाया जाता है। फ्रांसीसी दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को प्रत्येक वर्ष फ्रांसीसी दिवस मनाया जाता है।
ये देखिए 14 जुलाई को कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को क्या मनाया जाता है? फ्रांसीसी दिवस। उसके साथ साथ बेस्टिल दिवस भी मनाया जाता है, यानी कि 14 जुलाई को ही फ्रांसीसी दिवस और बेस्टिल दिवस मनाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक लुई 16वां एवं उनकी पत्नी मैरी एंटोनेट, देखिए फ्रांसीसी क्रांति के समय जब 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, उस समय फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां, और उनकी पत्नी मैरी एंटोनेट की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, कब हत्या कर दी गई थी? फ्रांसीसी क्रांति 1789 के समय जब लुई 16वां यहाँ का शासक था, तब उनकी हत्या और उनकी पत्नी मैरी एंटोनेट की हत्या कर दी गई थी। ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रांस का पुराना नाम क्या है? ठीक है ना, तो फ्रांस का पुराना नाम गौल था। गौल, याद रख लीजिए कि फ्रांस का पुराना नाम क्या था? गौल था। अगला क्वेश्चन, 1792 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने राजशाही व्यवस्था को खत्म कर दिया। अब क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रांस से राजशाही व्यवस्था को कब खत्म किया गया? तो उसका राइट आंसर है 1792 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो नेशनल असेंबली। जैसे भारत में संसद भवन होता है, वैसे ही फ्रांस में संसद भवन का ही नाम होता है नेशनल असेंबली। क्या नाम होता है? नेशनल असेंबली। अगला क्वेश्चन है कि 1799 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का क्या बना था? शासक बना था। यानी 1799 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का शासक बना था? फ्रांस का। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि फ्रांस देश पर शासन करने वाला शासकों का नाम। ठीक है ना, तो कौन कौन शासक फ्रांस पर शासन किया है, इस पर एक नज़र हम देखते हैं। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले आता है लुई 14वां का नाम। लुई 14वां 1643 से लेकर 1715 तक फ्रांस पर शासन किया था। दूसरा नंबर आता है लुई 15वां, जो 1715 से लेकर 1774 तक फ्रांस देश पर शासन किया था। ठीक है ना। फिर तीसरा आता है लुई 16वां, यानी यह 1774 से लेकर 1789 तक यह फ्रांस पर शासन किया था। फिर चौथा नंबर है कि फ्रांस का नागरिक। देखिए 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी ना, 1789 से लेकर 1804 तक वहाँ पर कोई शासक काम नहीं किया था। वहाँ के नागरिक ही, वहाँ की जनता ही फ्रांस के सत्ता को संभाले रखा था। ठीक है ना, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1789 से लेकर 1804 तक किसने सत्ता संभाल रखी थी फ्रांस की? उसका वहाँ की जनता। ठीक है ना। अगला शासक बन के आया है नेपोलियन। देखिए फ्रांस के नागरिक जब 1804 में सब बढ़िया स्थिति देश की हुई, तो उस समय नेपोलियन को वहाँ का सत्ता संभालने का मौका मिला। ठीक है ना, तो नेपोलियन 1804 से लेकर 1815 तक देश की सत्ता संभाला था फ्रांस का। ठीक है ना। अगला नंबर है लुई 18वां। यह नेपोलियन के बाद सत्ता संभालने वाला आदमी शासक था, जिसने 1815 से लेकर 1824 तक इन्होंने फ्रांस की सत्ता को संभाला था। और लास्ट में आता है चार्ल्स दसम 1824 से 1830 तक यह फ्रांस की सत्ता को संभाला था। यही 1800 इसी के समय 1830 में ही यहाँ पर फिर से फ्रांस में क्रांति स्थापित हो गई, क्योंकि चार्ल्स दसम फिर पुरातन व्यवस्था को ही स्थापित करने का प्रयास किया था, जिसके कारण चार्ल्स दसम के समय ही फिर जुलाई 1830 की क्रांति हुई। 1830 की क्रांति हुई थी। ठीक है ना, चार्ल्स दसम के समय ही। ठीक है, ये रहा आपका ये शासकों का नाम जो फ्रांस की राजगद्दी पर बैठे थे। ठीक है ना, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, फिर उसके बाद फ्रांस का नागरिक, फिर नेपोलियन, फिर लुई 18वां, चार्ल्स दसम, ये सब शासक बैठा। ठीक है ना। अब एक वाक्य है कि किसने कहा था कि मैं ही राजा हूँ और मेरा शब्द ही कानून। यह था लुई 14वां। यही लुई 14वां जो फ्रांस का प्रथम शासक था, जो 1643 से लेकर 1715 तक शासन किया, और यह राजशाही शासन था। इसके समय कैसा शासन था? राजशाही शासन व्यवस्था था, जिसके कारण उन्होंने यह वाक्य दिया कि
मैं ही राजा हूँ और मेरा शब्द ही कानून है। यह वाक्य किसका है? लुई 14वां का। तो ये रहा आपका आज का सेशन का 20 क्वेश्चन और उसके साथ साथ अति लघुत्तरीय प्रश्न। इन सभी प्रश्नों को बारीकी से देखिए, पढ़िए, समझिए और इसे अपने माइंड में सेटअप कीजिए, उसको याद कीजिए, उसको लिखने का बढ़िया ढंग से प्रयास कीजिए। और ऐसे ही आप इस वीडियो से, हमारे वीडियो से जुड़े रहें, ठीक है। और हमारा चैनल अनेक्सा क्लासेस को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।